जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं प्रीवियस मॉडल पेपर जो क्या है 2025 का। ये देखिए बच्चा, ये जो अभी आप लोग हाल ही में जो पेपर दिए होंगे प्री बोर्ड मॉडल वाला, उसका ये पूरा क्या है सॉल्यूशन है। तो इस पेपर को आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों का जो 18 फरवरी को जो पेपर होने वाले हैं उसको क्या करिएगा, जाने से पहले इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि आपको पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए बच्चा, ये सामान्य हिंदी है क्लास 12 के लिए। समय आपका दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट। देखिए बच्चा, पेपर सॉल्व करने का मतलब यही है कि आप दिए हुए समय में क्या कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ी सी अपनी स्पीड को भी बनाए रखिएगा, राइटिंग में भी सुधार करिएगा, और साथ में क्वेश्चन पे जो जितना कर रहा है उस पर आप लोग एकदम ध्यान देकर ही पेपर को सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर आता है। और समझ जाइए, अगर इसको आप लोग कर लेंगे तो लगभग 95 प्लस तक नंबर क्या होते हैं हिंदी में आ सकते हैं। तो देखिए बच्चा, क्या होता है कि ये हिंदी का जो मॉडल पेपर होता है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट जो होते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। जैसे 2 बजे का पेपर है तो आपको पेपर तो मिल जाएंगे, जो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिल रहे हैं, यानी 15 मिनट क्या करता है, पेपर को पूरी तरह से निर्धारित कर लीजिएगा कि कैसे पेपर को सॉल्व किया जाता है। और सभी का जो आंसर होगा जितना जितना कहेगा उतना ही लिखने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसमें देखिए, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होते हैं, एक खंड क होता है, दूसरा खंड ख होता है, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर भी देना अनिवार्य है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आता है खंड क से, वह होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों का, यानी किताब से जो जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो आएंगे। तो देखिए बच्चा, आपका पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया रहा है क्या, कि खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए बच्चा, आज आपको हम ये भी दिखा देंगे कि पेपर को कैसे सॉल्व भी किया जाता है, क्योंकि नंबर ले आना है तो पेपर को सॉल्व करना भी सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिया है, जिसमें पहला ही आपका दिया रहेगा क्या, पहला प्रश्न पत्र। तो देखिए, पहले लिखेंगे कैसे ये देख लीजिए, क्या है खंड क, इसके बाद डालिएगा क्या, हम क्या करने जा रहे हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्न, और साथ में क्या, प्रश्न संख्या 1। तो 1 न लिखकर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो ये क्या होगी, आपकी एक कॉपी की सुंदरता बढ़ जाएगी। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आप लोगों को कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा किसने लिखा था, तो कौन लिखे थे, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद या अमरकांत, या फिर हम लोग कह सकते हैं यशपाल। तो इन चारों में से जो आपका उत्तर होगा, तो पहले लिखेंगे क का उत्तर लिखेंगे, उत्तर के साथ साथ क्या लिख देंगे, जो आपका आंसर होगा वही कौन लिखे थे, तो यशपाल, यानी कौन लिखे हैं पर्दा को, तो यशपाल लिखे हैं। दूसरा है चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो 4 ऑप्शन इसके भी हैं कि उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, या फिर नाटक है। तो देखिए बच्चा, चिंतामणि जो है एक तरह से क्या है, निबंध है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, ख। देखिए ख का उत्तर क्या है, निबंध, ये हो जाएंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास विधा की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास विधा की रचना है, तो लिखेंगे इसमें पहला है नीर का निर्माण, फिर या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, या कलम का सिपाही, या फिर पथ के साथी। तो इन चारों में से जो है उपन्यास की विधा जो रचना है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, ग लिखकर, और लिखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, ये हो जाएंगे। इसके बाद घ नंबर दे रहा है क्या, वोल्गा से गंगा रचना के लेखक हैं। क्या, वोल्गा से गंगा रचना के लेखक हैं, कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे जी, या राहुल साकृत्यायन, या चतुरसेन शास्त्री। तो इन चारों में से देखिए, वोल्गा से गंगा रचना के जो लेखक हैं राहुल साकृत्यायन जी हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, घ, और घ का उत्तर क्या लिख देंगे, राहुल साकृत्यायन। इसके बाद दे रहा है अंग। देखिए बच्चा, अंग है वर्ण रत्नात्मक के रचनाकार कौन है, क्यों, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं, कौन है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, मधुर नाथ शुक्ल, दौलत राम, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, या राम प्रसाद निरंजनी। तो इन चारों में से जो आपका आंसर होगा वो होंगे
ज्योतिरीश्वर ठाकुर, यानी कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो इसका ये वाला। तो क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये हो जाएंगे। देखिए बच्चा, ये 5 नंबर के आते हैं। पहला प्रश्न संख्या में जो पद्य से जो रिलेटेड हैं वो आपको 5 नंबर से आते हैं बहुविकल्पी। अगर ये पाँचों अगर समझिए सही है तो आपको 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो इसको उत्तर दीजिएगा तो ध्यान से। देखिए बच्चा, अब देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरे का। ये भी क्या है? वो गद्य से बहुविकल्पीय प्रश्न थे 5 नंबर के। अब क्या देगा? पद्य से, यानी पद्य से भी आपको बहुविकल्पी में 5 प्रश्न आते हैं। इनको भी एकदम ध्यानपूर्वक दीजिएगा बच्चा आंसर। देखिए, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं नहीं आते हैं शुरुआत में, तो उसके लिए 1-2 अगर हैं तो उसको छोड़े रहिए वो जगह। क्या करिएगा, आएंगे जब आप पेपर को सॉल्व करने लगेंगे और भी रचनाएं और भी पैराग्राफ को, तो वहीं पर आपको हो सकता है कि याद आ जाए कि इसकी रचना या इसके लेखक कौन हैं। तो चलिए, पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है ना बच्चा? निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? तो पहला है प्रेम माधुरी, दूसरा है कामायनी, तीसरा है निरुपमा और चौथा है युग वाणी। इन चारों में से जो आपका ऑप्शन सही है वो है प्रेम माधुरी। तो पहले क्या लिखेंगे? प्रश्न संख्या 2 का क का उत्तर क्या है? प्रेम माधुरी, यानी उत्तर आपका कौन सा सही होगा? तो प्रेम माधुरी। इसके बाद है ख। ख क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीति काल में लिखा गया है? कौन सा ग्रंथ रीति काल में लिखा गया है? तो 4 ऑप्शन इसके भी हैं। पहला है साकेत, दूसरा है उर्वशी, तीसरा है सुर सागर और तीसरा है बिहारी सतसई। तो देखिए, इन चारों में से साकेत तो होंगे नहीं, क्योंकि ये रीति काल की बात हो रही है। तो ये भक्ति काल में ये दोनों आते हैं, सुर सागर और साकेत। उर्वशी भी वही है। बिहारी सतसई जो है किस में लिखी गई है? तो रीति काल में। तो आपका आंसर क्या लिखेंगे? ख का उत्तर लिखेंगे बिहारी सतसई। इसके बाद है ग नंबर। वैदेही वनवास के रचयिता हैं, यानी वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि और। तो कौन होंगे बच्चा 4 ऑप्शनों में से? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि और, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या फिर मैथिली शरण गुप्त। इन चारों में से जो आपको आंसर सही लगे वही आपको आंसर देना है। तो कौन सा होगा इसमें? तो पहला आपका आंसर सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि और। तो कौन से होंगे इसमें? क्या डालेंगे आंसर में? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि और। ये क्या होंगे आपके? सही हैं। इसके बाद देखिए घ नंबर क्या कर रहा है? जयशंकर प्रसाद की किस रचना के नायक मनु हैं? यानी जयशंकर प्रसाद की किस रचना के नायक मनु हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, कानन कुसुम। देखिए, चारों जो है जयशंकर प्रसाद की तो रचना है, लेकिन इन रचनाओं में जो नायक मनु का है वो कौन है? तो इनमें ऑप्शन सही होगा कामायनी। कामायनी में जो है नायक मनु होता है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? घ का उत्तर कामायनी। इसके बाद है अंग। इनमें से कौन सी रचना छायावाद काल में रचित एक शोक गीत है? छायावाद काल में रचना एक हुआ है जिसकी क्या है? एक शोक गीत है। तो इनमें से राम की शक्ति पूजा, या फिर मौन निमंत्रण, या सरोज स्मृति, या फिर नौका विहार। इन चारों में से देखिए कौन जो है छायावाद काल में रचित एक शोक गीत है, यानी दुख वाली गीत है। तो इन चारों में से जो आपका ऑप्शन सही है वो है सरोज स्मृति। यही क्या है? आपका ऑप्शन सही है। तो देखिए क्या लिखेंगे उत्तर अंग में? सरोज स्मृति। इस तरह से अगर बच्चा आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? 20 में 20, पूरा 10 में 10, पूरे टोटल 5 पद्य से और 5 गद्य से। ये हो गए। अब देखिए आगे चलते हैं। ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब जो आता है आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, जो क्या होते हैं 5 गुणे 2, यानी 10 नंबर का आता है गद्य से। जो पैराग्राफ का क्या करना रहता है? वो
प्रश्न दिए रहेंगे, एक पैराग्राफ दे देगा आपको और उससे संबंधित क्या करेगा, प्रश्न पूछेंगे। तो इसको अगर आप लोग ध्यानपूर्वक करेंगे तो आपको कितने नंबर मिल सकते हैं बच्चा, लगभग देख लीजिए 10 नंबर है। तो इसको जरूर पढ़िएगा। पहले पैराग्राफ को जितना हो सके उतनी बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िए, लेकिन ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, सटीक एकदम आंसर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को, क्या है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समूह कहा है। यानी भारतवर्ष को क्या कहा है, महामानव समूह का है। विचित्र देवा है, यानी विचित्र क्या है, देवा है। वहाँ असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू नीति कहते हैं। वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति एक परंपरा है। तो देखिए बच्चा, आप लोग इस पैराग्राफ को जितनी भी सावधानी से अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो बच्चा कोई भी पैराग्राफ आएगा आपको करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देता है, एक तो ये देता है, इसी में अथवा करके दे देता है। देखिए अथवा भी दिया है। तो आज हम पहले क्या करेंगे, आप लोगों को एक पैराग्राफ का एक वीडियो में बना देते हैं। अथवा वाला क्या करेंगे, हम आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। इसके लिए तो चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, एक का हम लोग कर लेते हैं, पहले इसका कर लेते हैं, अथवे वाले का हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तो देखिए बच्चा, क्या दिया है आपका प्रश्न कि प्रश्न आपका दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का क्या करिए, संदर्भ लिखिए। पहले इसका क्या लिखने के लिए आएगा बच्चा, अगर आपका संदर्भ सही हो गया तो ये जान जाइए कि आपको पूरी तरह से 10 में नंबर में से 9 नंबर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संदर्भ पर ही ये पूरी क्या होती है, पैराग्राफ टिकी रहती है कि आप संदर्भ को जान रहे हैं, यानी इस पैराग्राफ के जो लेखक हैं और किस पैराग्राफ से लिया गया है। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, एग्जामिनर के दिमाग में ये चलता है। तो देखिए पहले इसको कैसे लिखा जाएगा ये भी जानना जरूरी है। हम पहले ही बोले हैं कि पेपर को भी लिखना कि क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो देखिए पहले लिखेंगे क्या, जो दिया है प्रश्न संख्या 03, हाँ 03 क्या है, जो पैराग्राफ आप लिखने जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी समरी जरूर लिखिए, यानी शुरुआत के 2-3 शब्द और अंतिम के 2-3 शब्द जरूर लिखिएगा, बीच में डॉटेड लाइन दिखा देंगे तो एक तरह से ये हो जाएगा कि हम किसका पैराग्राफ करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा। तो दिया है कि रेखांकित शब्दों का क्या करना है, उपर्युक्त गद्यांश का क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो देखिए बच्चा, संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ, इसके बाद हेडिंग, इसके बाद 2 अंडरलाइन करना न भूलिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं तथा पाठ का नाम अशोक के फूल, यहाँ पर सॉरी ये गलत हो गई हैं, अशोक के फूल हैं। यानी ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश जो है अशोक के फूल से उद्धृत है तथा इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सबकी अपनी अपनी संदर्भ लिखने की क्राइटेरिया होती है, लेकिन लेखक और पाठ का नाम यानी पैराग्राफ का जो नाम है, जो किस चैप्टर से लिया गया है, उसको आप लोग गलत मत भरिएगा, क्योंकि 2 नंबर का ये प्रश्न आता है। ये हो गया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। यही कह रहा है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले पैराग्राफ देखेंगे तो वहाँ पर रेखांकित अंश दिए रहेंगे। क्या कहता है
कि जिसे हम हिंदू नीति रीति नीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का क्या है, अद्भुत मिश्रण। यानी एक लाइन का पूरा क्या है आपको व्याख्या करना है अपने शब्दों में, जो आप जान रहे हैं उसको आप जरूर लिखिएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले हेडिंग डालिएगा क्या, ख नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए बच्चा, मात्रा और ये जो क्या कहते हैं मात्राएं और बिंदु का ध्यान से आप लोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं हिंदी के पेपर में। देखिए रेखांकित अंशों की भी जो व्याख्या करने जा रहे हैं कि आज हम जिसे हिंदू रीति नीति कहते हैं वह हिंदू रीति नीति आर्यों तथा भारत आई विभिन्न जातियों की क्या है, सभ्यता संस्कृति के उपादानों का क्या है, अद्भुत मिश्रण है। क्या है, नीति आर्यों, वह हिंदू रीति नीति आर्यों तथा भारत आई विभिन्न जातियों की क्या है, सभ्यता संस्कृति के उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसमें विभिन्न जातियों की क्या होती है, संस्कृति का मिश्रित रूप दृष्टिगोचर होता है। यानी इसमें क्या होती है, विभिन्न जातियों का क्या होता है, संस्कृति का मिश्रित रूप से क्या हो जाते हैं, दृष्टिगोचर हो जाते हैं। यानी ये मिश्रित रूप से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी संस्कृति और जातियों का क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। इसके बाद है कि इस देश की विचित्रता से लेखक का क्या आशय है। यानी क्या करें, इस देश की विचित्रता से लेखक का क्या आशय है, क्या आशय है इस विचित्रता से। तो देखिए क्या देखेंगे उसका आंसर कि इस देश की विचित्रता से लेखक का आशय यहाँ की क्या लिखेंगे, यहाँ की वह अद्वितीय विशेषता है जहाँ अनेक विरोधी संस्कृतियाँ और जातियाँ एक साथ मिलकर एक समृद्ध समाज का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। यानी यहाँ पर क्या है, विचित्र क्या है कि यहाँ की जो है वह अद्वितीय विशेषता है जहाँ अनेक विरोधी क्या है, संस्कृतियाँ भी पाई जाती हैं और जातियाँ भी, फिर भी मिलकर एक साथ क्या कर लेते हैं, समृद्ध समाज का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। इसके बाद है घ नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। क्या भाव बताना चाह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में क्या भाव है, तो क्या लिखेंगे, घ और उसका उत्तर। घ लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे क्या, प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य भाव भारतीय संस्कृति की समन्वय, आत्मकता और अनेकता में एकता की भावना को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, यानी स्पष्ट कर रहा है। यही कह रहा है ना कि इसमें क्या है, भारतीय संस्कृति में जो समन्वय है, जो आत्मकता और अनेकता में क्या होती है, एकता की भावना स्पष्ट कर रहा है। इसके बाद देखिए अंग नंबर लास्ट है, महामानव समुद्र और आर्यतर शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी क्या करें, महामानव समुद्र और आर्यतर शब्दों का क्या अर्थ होगा, तो वो तो देखिए क्या लिखेंगे, महामानव समुद्र का अर्थ मनुष्यों का विशाल सागर या वह स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, और आर्यतर का अर्थ होता है आर्यों से भिन्न या गैर या फिर आर्य है। यानी जो महामानव समुद्र का मतलब होता है जो विशाल, यहाँ पर कई जातियाँ क्या होती हैं, एक तरह से मिलकर क्या करती हैं, एक साथ रहती हैं, यानी एक अनेकता में क्या कर देती हैं, एकता प्रकट कर देती हैं। और आर्यतर का अर्थ हो जाता है आर्यों से भिन्न, यानी गैर आर्य होते हैं। ये बच्चा हो गया, यानी ये आपका पैराग्राफ जो था प्रश्न नंबर किसका, तीसरा। प्रश्न नंबर 3 था, उसके जो है अगर आप लोग लिखेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे बच्चे, 10 नंबर। देखिए ये जरूरी नहीं है, ये अथवा वाला भी आप लोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना रहता है, तो कोई भी आप एक कर लीजिएगा। हम अभी बताए हैं कि ये जो हम आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर इसका अथवा वाला लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हम बता देते हैं, दूसरा अगर आपको अपने से भी करना है तो कर सकते हैं। इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका क्या करिएगा, ज़रूर हल करिएगा दोनों को, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। तो अथवा वाला हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, प्रश्न नंबर 4 क्या है
दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा बच्चा। ये भी कितने नंबर के आते हैं तो 10 नंबर के, 5 गुणे 10, यानी ये पद्य से दिया रहेगा आपको कविता, और उससे जो संबंधित क्या रहेंगे प्रश्न दिए रहेंगे, उसका आपको हिंदी लिखना है। इसमें भी 2 हैं, एक अथवा करके आएगा, तो अथवा वाला हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहले पहला ग्राफ और पढ़ लेते हैं। क्या दिया है पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या कर रहा है कि तुम मांसहीन, क्या है कि तुम मांसहीन हो, तुम रक्तहीन यानी तुम रक्तहीन हो, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। देखिए पैराग्राफ का लाइन अंडरलाइन दिया है, इसी का अर्थ आपको बताना होगा, व्याख्या। हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भाव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीत। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, क्या है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भाव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीत। तो देखिए बच्चा, इसमें पहला जो आपका आंसर है, अरे प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का क्या करिए संदर्भ लिखिए। जैसे उसमें था गद्य में संदर्भ, इसमें भी क्या है संदर्भ लिखना अति आवश्यक है, और गलत मत लिखिएगा। गलत लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे पहले लिखेंगे, जैसे पहले बताए हैं प्रश्न संख्या 04, यानी क्या पहले उसका जो समरी लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि तुम मांसहीन, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जो 2 शब्द रहेंगे उसको समासीत, ये लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या कर रहा था संदर्भ लिखने के लिए, तो उत्तर का संदर्भ हेडिंग डालिएगा, इसके बाद कौन लिखे इसको जरूर लिखिएगा संदर्भ। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित, क्या है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित बापू के प्रति शीर्षक कविता से क्या लिया गया है, यानी कौन लिखे हैं तो सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। तो इसको ब्लैक पेन से आप लोग लिखिएगा, द्वारा लिखित बापू के प्रतीक शीर्षक कविता से क्या है उद्धृत है या फिर लिया गया है। ये हो गए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है कि रेखांकित अंश की क्या कीजिए व्याख्या कीजिए, यानी जो रेखांकित अंश हैं उनकी क्या करना है व्याख्या करना है। तो क्या है रेखांकित अंश कि हे चिर पुराण हे चिर नवीन, हे चिर पुराने यानी पुराण मतलब क्या होता है पुराना, और नवीन मतलब नया, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, यानी तुम क्या हो एक जीवन की पूर्ण इकाई हो। तो इसका क्या लिखेंगे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा, इसके बाद लिखना शुरू करिएगा। क्या कह रहा है कि प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, यानी तुम क्या हो प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृतियों के प्रतीक। क्या कह रहा है देखिए कितनी अच्छी कविता में लिखा गया है कि प्राचीन संस्कृतियों के पोषक हे नवीन संस्कृतियों के प्रतीक, तुम्हारे विचारों में प्राचीन और नवीन दोनों आदर्शों का सार क्या है, दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। यानी महात्मा गांधी के बारे में ये बता रहे हैं कि हे महात्मा गांधी, आपके विचारों में जो पुरानी और नई दोनों आदर्शों का क्या है सार विद्यमान है। हे बापू, जैसी जीवन मुक्त योगियों दशा होती है वैसी दशा आपकी भी है। तुम में मानव जीवन पूर्णता निहित है, यानी तुम में क्या है मानव जीवन पूर्णता निहित है, जिसमें विश्व की समस्त आसरता क्या हो गई है लीन हो जाएगी। ये पूरी क्या है पैराग्राफ की जो अंडरलाइन जो दिया रेखांकित उसका क्या है ये व्याख्या। अब देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। इसका अगला प्रश्न कह रहा है
कि कवि इस पंक्ति में किसकी चर्चा कर रहा है। तो कवि कौन किसकी चर्चा कर रहा है, तो कवि इस पंक्ति में प्राचीन संस्कृतियों तथा नवीन संस्कृतियों के विचारों तथा आदर्शों का सार विद्यमान है। इस पंक्ति में बापू के प्रति की चर्चा की जा रही है, यानी किसकी, महात्मा गांधी की क्या की जा रही है, चर्चा की जा रही है। इसके बाद है यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है, यानी यह पद्यांश किस भावना को प्रकट कर रहा है बच्चा, तो लिखेंगे यह पद्यांश जीवन की भावना को क्या कर रहा है, प्रकट करता है, यानी यह पद्यांश जीवन की भावना को प्रकट करता है। इसके बाद है अंग, अस्थिहीन का क्या तात्पर्य है, यानी अस्थिहीन का क्या तात्पर्य है, तो लिखेंगे अस्थिहीन का अर्थ है कि मानव की अस्थि कैसी होती है, खोखला, तथा बाहर की अस्थि क्या हो जाती है, कठोर और मजबूत। यहाँ पर बोला भी है महात्मा गांधी को कि तुम अस्थिहीन, तुम चीरहीन, तो यानी कि उनकी अस्थियाँ क्या हैं, माने उनकी हड्डियाँ तो खोखली हैं लेकिन बाहर से क्या है, वही मजबूती से क्या है, खड़े हुए हैं। इस तरह से बच्चा आपके जो पांचों प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया, 10 नंबर आपको ऐसे ही लिखेंगे तो मिलेंगे। अथवा वाला इसका भी है कि जो दिया है पैराग्राफ, इसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए बच्चा, प्रश्न नंबर 5 भी क्या है, जीवन परिचय। इसके कितने नंबर मिलते हैं, तो 5 नंबर। ये तो क्या है, प्रश्न नंबर 5 में 2 आते हैं, ख और क और ख। ये दोनों में से आपको कोई एक आपको करना रहता है, तो दोनों में से कोई एक आप जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों है। इसमें क्या होंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, देखिए प्रश्न नंबर 5वां का क क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और देखिए यहाँ पर शब्द सीमा अधिकतम कितना दिया है, 80 शब्द में ही लिखना है। यहाँ पर 3 है, तीनों में से किसी एक को आपको करना है। कितने नंबर मिलेंगे, तो 3 + 5, अरे 2, कितने हो जाएंगे, 5। तो पहले क्या करेंगे, लेखक का साहित्यिक परिचय देंगे तो कितने नंबर मिलेगा, 3 नंबर। और उनकी प्रमुख रचनाओं को अगर बताएंगे तो कितना नंबर मिलेगा, 2, यानी टोटल मिलाकर कितने मिलेंगे, 5। तो चलिए देखते हैं अब इनको भी। प्रश्न नंबर किसके, तो प्रश्न नंबर 5वां का क। देखिए बच्चा, कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा। जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लिखने की क्राइटेरिया अगर नहीं पता रहेगी तो जीवन परिचय लिखना क्या हो जाता है, मिलेंगे लेकिन उतने नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 05। अब ब्रैकेट में किसका करने जा रहे हैं, तो 5वें का क का, तो उसको जरूर लिखिएगा। और क्या देने जा रहे हैं, तो साहित्यिक परिचय दे रहे हैं ना, तो लिखेंगे साहित्यिक परिचय किसका देने जा रहे हैं, तो पहला अगर दे रहे हैं तो पहला लिखिएगा, दूसरा दे रहे हैं तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा। तो तीनों में से कोई एक आपको करना है। तो जो लिखने जा रहे हैं, जिसके साहित्यिक परिचय देने जा रहे हैं, उसका नाम बीच में एकदम लिख कर एकदम लिखिएगा। पहले क्या, तो हम किसका देने जा रहे हैं, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। ये अब इनका क्या करेंगे, संक्षिप्त में पहले हेडिंग डालिएगा संक्षिप्त परिचय, और एक बॉक्स बनाइएगा, उस बॉक्स पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद क्या कर दीजिएगा, बॉक्स में उसको घेर दीजिएगा, बीचों बीच ये सब करिएगा। देखिए बच्चा, क्या लिखेंगे, पहले संक्षिप्त परिचय में जो जो उनकी संक्षिप्त परिचय है, पहले लिखेंगे जन्म कब हुआ था इनके, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, 29 मई सन 1906 में। जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर जिला जो था, यानी देवबंद जिला कहाँ था, तो सहारनपुर। पिता का क्या नाम था, तो पंडित रामदत्त मिश्र। कर्म क्षेत्र जो था पत्रकार, निबंधकार। और मुख्य रचनाएं क्या थी, नई पीढ़ी नए विचार। और इनकी मृत्यु 29 मई 1955, यानी ये कितने, ये देखिए 29 मई को ये पैदा भी हुए, 29 मई को इनकी क्या हो गई है, मृत्यु भी हुई है। याद करने की क्राइटेरिया याद कर लीजिएगा। इनका जन्म जब हुआ था तो 29 मई 1906 में, 49 साल ये पूरा दिन जी कर रहे हैं। तो देखिए अब ये तो इतना लिखेंगे पहले, अब क्या लिखेंगे, इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, तो जीवन परिचय, इसके बाद हेडिंग डालिएगा, वो लाइन एकदम छोड़ दीजिएगा। फिर उसके जो हेडिंग डालेंगे उसके नीचे वाले लाइन से, जहाँ से हेडिंग खत्म हुआ है वहीं से शुरू करिएगा।
तो क्या लिखेंगे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम, देखिए उनके पिता का नाम, देखिए यहाँ पर छूट गया है, क्या छूट गया, नाम। तो आप लोग घबराइएगा मत, हो सकता है लेकिन साफ सुथरा जरूर लिखिएगा, वहाँ पर काट पीट मत करिएगा। काट पीट ज़्यादा करेंगे एग्जामिनर के मन में पहले से आ जाएगा कि ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूछ कर लिख रहा है। तो आप एकदम साफ सुथरा, जैसे यहाँ पर लिखे थे तो नाम नहीं पता था तो उसको छोड़ ही दीजिएगा, छूट गया तो छूट गया, याद आ गया तो याद आ गया। तो उनके पिता का नाम पंडित क्या है, पंडित रामदत्त मिश्र और माता का नाम मिश्री देवी था। उन्होंने ज्ञानोदय और सहारनपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नवजीवन का संपादन किया था। किसका किया था, तो नवजीवन का संपादन किया था। वही साहित्य जगत के साथ ही क्या है, वही साहित्य जगत के साथ ही उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में अपार सफलता मिली है। भारतीय स्वतंत्रता में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार क्या हो गया, जेल जाना पड़ा, किंतु उनकी लेखन कार्य क्या होती रही, निरंतर चलती रही, यानी जारी रही। वही कह रहा है ना कि जो बोल रहा है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई सन 1906 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामदत्त मिश्र और माता का नाम मिश्री देवी था। उन्होंने ज्ञानोदय और सहारनपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नवजीवन का क्या किया था, संपादन किया था। वही साहित्य जगत के साथ ही उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में अपार सफलता मिली है। भारतीय स्वतंत्रता में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार क्या होना पड़ा, जेल जाना पड़ा, किंतु उनकी लेखन कार्य क्या रही, निरंतर जारी रही। इसके बाद देखिए बच्चा क्या कर रहा है, अब इनका क्या करेंगे, साहित्यिक परिचय देना ना भूलिएगा, साहित्यिक परिचय भी जरूर दीजिएगा। क्या है साहित्यिक परिचय में कि प्रभाकर हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रों, संस्मरण एवं ललित निबंध लेखकों में से एक माने जाते हैं। क्या है, प्रभाकर जी जो थे, प्रभाकर हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्र, संस्मरण एवं ललित निबंध लेखकों में से एक माने जाते हैं। उन्हें पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना की और नए लेखक एवं साहित्यकारों का क्या किए, का मार्ग प्रशस्त करके हिंदी साहित्य का क्या किए, एक नया आयाम दिया। ये हो गए। अब इनकी रचनाओं को भी लिखना न भूलिएगा, पहले डालेंगे क्या, रचनाएं में जो ये रचना किए थे उनको जरूर लिखिएगा कि प्रभाकर जी की रचनाएं निम्नलिखित है। क्या है, आकाश के तारे, ढारे के फूल, बजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहराई, नया जीवन और भारतेंदु पुरस्कार। देखिए बच्चा, जब आप इस तरह पूरा लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो 5 नंबर मिलेंगे। शब्द आपको दिया है 80 शब्द, तो 80 शब्द से आप लोग ज़्यादा लिखने की कोशिश न करिएगा। झूठे 2 पेज लिखेंगे, आपका टाइम भी क्या होगा, बर्बाद होगा। तो इससे अच्छा है कि आपको जितना कहा गया है उतना ही लिखिए। देखिए ये तो हो गए। देखिए बच्चा, अब ये दोनों को आप लोग जरूर एक बार इनको पढ़ कर जाइएगा, जैनेन्द्र कुमार और जी सुंदर रेड्डी। जैसे हम कल अथवा, जैसे अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अथवा वाला जो लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको ये दोनों में से किसी एक के बारे में बता देंगे, इनको हटा देंगे। देखिए बच्चा, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5वां का ख। इसको भी चलिए देखते हैं, इसको क्या है, प्रश्न संख्या 5वां का ख का। देखिए इसमें भी क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर क्या करिए, प्रकाश डालिए। और अधिकतम शब्द सीमा कितना है, तो 80 शब्दों का। देखिए बच्चा, इसको भी, इसमें भी क्या है, जब साहित्यिक परिचय देंगे तो 3 नंबर, उनकी प्रमुख कृतियों को जब देंगे तो 2 नंबर, टोटल मिलाकर कितना हो जाता है, तो 5 नंबर। तो इसको भी चलिए देखते हैं। देखिए बच्चा, इनका भी हम जा रहे हैं देने, किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी का, इनका दे देते हैं। तो इनका भी क्या दिया जाएगा, पहले संक्षिप्त में परिचय जरूर दीजिएगा। क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 दिसंबर सन 1908 में।
जन्म स्थान कहाँ था? तो सिमरिया मुंगेर जिला में। सिमरिया मुंगेर जिला में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में। ये इनका क्या था? संक्षिप्त में परिचय। अब क्या करेंगे? इनका साहित्यिक में परिचय, इनका जीवन परिचय देखा जाएगा बच्चा। क्या है जीवन परिचय? कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर सन 1908 को जिला मुंगेर, जो आज क्या है बिहार में है, मुंगेर कहाँ है? तो बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, यानी कहाँ है ये मुंगेर? तो बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम क्या था? मनरूप देवी था। सन 1932 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास करके एक स्कूल में क्या करने? अध्यापक बने। एक अध्यापक भी बन गए 1932 में। सन 1950 में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। कहाँ पर हुए? तो मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या हो गए? अध्यक्ष नियुक्त हुए। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। यानी इनका स्वर्गवास कब हुआ बच्चा? तो 1974 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखिए बच्चा, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय को भी जरूर देखिएगा। क्या लिखेंगे? दिनकर जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। यानी दिनकर जी क्या हैं? एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्र की आशाओं आकांक्षाओं को सदा वाणी दी है। क्या दिया? उन्होंने राष्ट्र की आशाओं आकांक्षाओं को सदा वाणी दी है। दिनकर जी को पद्म भूषण साहित्य अकादमी, ये क्या मिला है? दिनकर जी को पद्म भूषण साहित्य अकादमी, द्विवेदी पदक इत्यादि पुरस्कारों से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ये लोगों के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति क्या थे? सजग तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि थे। इनकी भाषा शैली प्रबंध और मुक्तक रही है। इनकी भाषा शैली कैसी रही है? तो प्रबंध और मुक्तक रही है। अब इनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं, क्योंकि बिना रचनाओं के आपका जीवन परिचय जो लिखेंगे वो अधूरा है। तो देखिए बच्चा, इनकी रचनाओं में जो है मुख्य रचनाएं जो हैं वो है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। देखिए रेणुका और उर्वशी इनकी सबसे प्रसिद्ध क्या हैं? रचनाएं हैं। खंड काव्य में इन्होंने क्या लिखा था? प्रण, यंग और रश्मिरथी। रश्मिरथी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। इसके बाद कविता संग्रह में क्या था? रसवती, रसवंती, बापू, सीपी और शैली। और बाल साहित्य में क्या किए थे? मिर्च का विवाह, सूरज का विवाह। यानी मिर्च का विवाह ये और सूरज का विवाह ये क्या था? इनका बाल साहित्य में भी इन्हें क्या थी? प्रमुख ख्याति थी। तो इस तरह से बच्चा आपका जो है प्रश्न नंबर 5 में जो आता है आपका क्या? लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, और कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का क्या करिए? प्रकाश डालिए। ये दोनों जो आते हैं कितने नंबर के आते हैं बच्चा? तो 5-5 नंबर के आते हैं, और 80 शब्दों में ही लिखना है। इस तरह से ये तो आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए प्रश्न संख्या क्या कर रहा है? 6 क्या है? ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के सारांश पर क्या करिए? प्रकाश डालिए। यानी ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर क्या करना है? इसको भी कहानी के रूप में लिखना है। शब्द सीमा कितनी है? तो अधिकतम 80 वर्डों में, इसको 80 शब्दों में ही लिखना है। या फिर अथवा करके आता है, कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। इसकी भी शब्द सीमा कितनी है? तो 80 शब्द है। किसी, देखिए ये 4 आपको दिए रहे, 4 कहानी है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्रुव यात्रा अथवा लाठी, या कर्मनाशा की हार, या बहादुर। इनमें से जो होते हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी एक को क्या करिएगा आप लोग जरूर लिखिएगा। और 5 नंबर का ये भी आता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को।
तो देखिए बच्चा क्या डालेंगे हेडिंग, प्रश्न संख्या 06 और क्या लिखेंगे, लाठी कहानी का क्या लिखेंगे, उद्देश्य। देखिए पहले प्रश्न संख्या जो है वो तो लिखिएगा, इसके बाद किसकी कहानी लिखने जा रहे हैं उस कहानी का नाम लिखिएगा। क्या पूछा है, देखिए प्रश्न में क्या पूछा है कि उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, यानी इनका क्या लिखना है, सारांश नहीं उद्देश्य लिखना है, तो उद्देश्य के बारे में लिखेंगे। तो क्या है, तो लिखेंगे कहानी का उद्देश्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा ये कि लाठी है, इसके बाद कहानी का उद्देश्य, इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, लिखना शुरू करिएगा। देखिए क्या है, लाठी कहानी का मूल उद्देश्य समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को क्या है, दिखाना है। क्या दे रहा है कि लाठी कहानी का जो मूल उद्देश्य है समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की क्या है, जीवन की त्रासदी को दिखाना है, जिसमें लेखिका को असफलता मिली है। लेकिन लेखिका ने यह भी संदेश दिया है कि महिला ही महिला का शोषण करती है। सही बात है बच्चा, ये तो जो है क्या है कि महिला ही क्या करती है, महिला का शोषण करती हैं। अतः उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए तथा उन्नति के मार्ग को क्या करें, प्रशस्त करना चाहिए। ये होता है। देखिए लाठी कहानी का जो मूल उद्देश्य क्या है, समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की क्या है, त्रासदी को दिखाना है, जिसमें लेखिका को असफलता मिली है। लेखिका ने यह भी संदेश दिया है कि महिला ही महिला का क्या करती है, शोषण करती है। अतः उन्हें अपने दृष्टिकोण में क्या लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए तथा उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। कहानी का उद्देश्य यह भी है कि यह भी उद्धृत करना है, यानी कहानी का उद्देश्य यह भी उद्घटित करना है कि क्षय रोग कोई असाध्य रोग नहीं, यानी क्षय रोग को है कोई एक क्या है, असाध्य रोग नहीं है। यदि परिजनों का सहयोग और सहानुभूति मिले तो रोगी को मृत्यु से भी क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। यही कारण है कि नेपाली भाभी एक दिन अचानक मृत्यु को क्या हो गई, प्राप्त हो जाती हैं और बानो जो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी, क्षय रोग उसका कुछ भी बिगाड़ न सके। यानी नेपाली भाभी जो थी इस कहानी में, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जबकि बानो जो है हड्डी की ढांचा मात्र रह गई थी, उसके क्या हो गए थे, क्षय रोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्यों नहीं बिगाड़ सका, तो क्योंकि उनके परिजनों ने क्या किया था, इसकी देखभाल किए थे। देखिए बच्चा, इस तरह से आप लोग अथवा वाला भी आप ये 4 कहानी में से सबको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं अपने स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। देखिए बच्चा, ये 7वां क्वेश्चन है, इसकी भी अधिकतम सीमा शब्द सीमा कितनी है, तो 80 शब्द ही हैं। कितने नंबर के हैं, तो ये भी 5 नंबर के हैं। देखिए बच्चा, ये जो प्रश्न दिए रहते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में देना होता है, क्योंकि ये जिला वाइज होता है, जो जिसका जो जिला में जो चलता है वह रहेगा। जैसे क्या है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें तो कई तरह के खंड काव्य हैं, आपका जो जिला होगा वही जिला में क्या करिएगा, इसको दीजिएगा। जैसे गाजीपुर जिले वालों के लिए क्या है, त्यागपथी है, त्यागपथी खंड काव्य के। देखिए हम चलेंगे चौथे प्रश्न पर, जो क्या है, त्यागपथी खंड काव्य के 3य सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अथवा करके दिया है, त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चित्रांकन कीजिए, यानी उनका चरित्र चित्रण लिखिए। किसी एक का करना है बच्चा, या तो 3य सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए, या फिर त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का क्या लिखिए, चरित्र चित्रण लिखिए। तो देखिए बच्चा कैसे इसको किया जाएगा। देखिए लिखेंगे प्रश्न संख्या 07, जो लिखना जा रहे हैं चौथा है आपका, तो क्या लिखेंगे, त्यागपथी। अब त्यागपथी में किसका लिखेंगे, तो हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम दोनों लिखे थे, यहाँ पर हम दोनों लिख दिए थे। देखिए बच्चे हम दोनों लिखे हैं, तो कोई एक ही आपको करना है। क्या है, 3य सर्ग की जो व्याख्या अपने शब्द में करना है कि इस सर्ग में
सम्राट हर्ष की इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय का वर्णन है। 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्ष ने समस्त उत्तराखंड को क्या कर लिया था, जीत लिया था। उन्होंने कश्मीर, मिथिला, बिहार, गौड़, उत्कल, नेपाल, वल्लभी, सोरठ आदि सभी राज्यों को जीत लिया था तथा यमन, हुड़ आदि विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को शक्तिशाली एवं सुसंगठित राज्य बनाया और अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। उनके राज्य में धर्म, संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। उन्होंने कन्नौज को ही अपना विशाल राज्य की राजधानी बनाई। ये देखिए, कोई एक करना था तो आप तृतीय स्तर की क्या कर लिए, हम कथा वस्तु लिख दिए या फिर हम लोग लिखेंगे हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। तो कोई एक ही आप करिएगा, हम दोनों कर दिए थे। देखिए हर्षवर्धन का क्या लिखेंगे, चरित्र चित्रण। क्या है, त्यागपथी खंड काव्य के नायक कौन है, तो हर्षवर्धन है और इस खंड काव्य में हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण किया गया जो इस प्रकार है। देखिए चरित्र चित्रण को थोड़ा सा ध्यान में लिखिएगा बच्चा, ज़्यादा लंबा कोशिश करिएगा, ज़्यादा लंबा न खींचे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो है पहला जो है देश प्रेमी, ये क्या थे, देश प्रेमी थे। तो देश प्रेमी हेडिंग डालिएगा, इसके बाद लिखना शुरू करिएगा। हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। क्या है, हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की क्या की, स्थापना की। देश सेवा ही उनके जीवन का क्या है, व्रत है। यानी हर्षवर्धन क्या है, सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की क्या की, स्थापना की। देश सेवा ही उनका जीवन का क्या है, व्रत है। इसके बाद अजय योद्धा, ये क्या थे, एक तरह से अजय योद्धा थे, यानी किसी से हारे नहीं थे। हर्षवर्धन एक अजय योद्धा थे। विद्रोही उनके तेज बल के आगे ठहर नहीं पाता। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सकता। कोई भी राजा उन्हें क्या है, पराजित नहीं कर सका। भारत इतिहास में महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता स्वर्ण अक्षरों में क्या है, लिखी गई है। स्वर्ण अक्षरों में इनको लिखा गया है। इसके बाद है धर्मपरायण। देखिए धर्मपरायण, हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। या धर्म के प्रति इनका जो है समर्पण कूट कूट कर क्या है, भरा हुआ है। उन्होंने शैव, शक्त, वैष्णव और वेद मत को एक साथ रखा। उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं बरता। इससे पता चलता है कि हर्षवर्धन धर्मपरायण पुरुष थे। इसके बाद है श्रेष्ठ शासक। तो देखिए ये क्या थे, एक श्रेष्ठ शासक भी हैं या थे। महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्पित है। उनका शासन धर्म शासन, उनके शासन में ही सभी जनों को समान न्याय एवं सुख उपलब्ध है। यानी क्या है, महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक भी हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्पित है और उनका शासन धर्म शासन है। उनके शासन में सभी जनों को क्या है, समान न्याय एवं सुख उपलब्ध है। तो देखिए बच्चा, ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 7, जो क्या था, हम दिए थे त्यागपथी के। कोई एक आपको करना है, जो कितने नंबर का था, तो 5 नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए बच्चा, ये है खंड क तो आपका पूरा हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या 8 जो है आपकी हिंदी के मॉडल पेपर यानी बोर्ड एग्जाम में आपका यहाँ से चलेगा खंड ख, जो क्या है यहाँ पर संस्कृत से पहले ही चैप्टर में आप पहले ही मिलेगा आपको। क्या है कि दिए गए, देखिए एक आता है गद्य से, एक आता है पद्य से। तो ये कितने नंबर के होते हैं, तो 2 + 5, 5 नंबर के टोटल आते हैं। क्या दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से, क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। क्या कर रहा है कि ससंदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले वाले का ही बता देते हैं, दूसरा वाला आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो दूसरे मॉडल पेपर में जब लेकर आएंगे इसको तो बता देंगे अथवा वाला। क्या कर रहा है,
आत्मन अस्तु वै कामात् प्रति पति प्रिय भवति न वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिय भवति आत्मन वस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। तो देखिए सबका पहले हम क्या करेंगे, इनका वो लिख देंगे, क्या बोलते हैं बच्चा, इनका संदर्भ सहित पहले लिखना है। तो देखिए क्या है संदर्भ सहित, तो पहले क्या लिखेंगे, खंड ख प्रश्न संख्या 08 का क काम कर रहे हैं। तो पहले उनकी क्या करेंगे, छोटा सा ही में ही एक लाइन में उनकी समरी लिख देंगे, क्या, दो शब्द, आत्मन वस्तु वे प्रिय भवती। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका संदर्भ पूछ रहे हैं। तो संदर्भ में क्या होता है, देखिए बच्चा संदर्भ 2 नंबर का आता ही है, अगर आपका सही रहेगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे। क्या है, यह गद्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जिसमें ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मज्ञान का महत्व समझाते हैं। यानी यह क्या है, यह गद्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जिसमें ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को क्या कर रहे हैं, आत्मज्ञान का महत्व समझाते हैं। देखिए बच्चा इनका हिंदी में अनुवाद कर दिया है। कि पति अपनी पत्नी को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए क्या होती है, प्रिय होता है। यानी क्या कर रहे हैं कि पति जो होते हैं अपनी पत्नी को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए क्या होते हैं, प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता है। यानी पति की इच्छा के लिए पति क्या होती है, प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए पति क्या होता है, प्रिय होता है। अरे पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए ही पुत्र और धन प्रिय हैं। अरे हर चीज़ की इच्छा के लिए हर चीज़ प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए ही क्या है, सब कुछ प्रिय होती है। कितना अच्छा ये लिखे गए हैं कि इसमें ये जो पैराग्राफ है क्या है, आत्मने वास्तु कामात्म पति प्रिय भवति न वार अरे जायाजम कामाय जा प्रभवति आत्मने वस्तु वा कामाय जाया प्रिया भवति न वारे अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति आत्मनं वस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वस्य प्रियम भवति। तो वही कह रहे हैं, क्या इनका हिंदी में अनुवाद है कि पति जो होता है पति अपनी पत्नी को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए क्या होता है, पति प्रिय होता है। अरे पुत्र और धन की इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अरे हर चीज़ की इच्छा के लिए हर चीज़ प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी आत्मा की इच्छा के लिए क्या होती है, सब कुछ प्रिय होती है। इस तरह से ये बच्चा जो है 5 नंबर का, ये आपको कितने नंबर के हैं, तो 7 नंबर, 2 नंबर आपको मिलेंगे किसमें, संदर्भ में, और 5 नंबर मिलेंगे आपको हिंदी में अनुवाद। इसी तरह देखिए बच्चा अब दिया है प्रश्न संख्या ख, 8वां का क्या है, ख है। ये भी कितने नंबर के हैं, तो 7 नंबर के, 2 और 5, यानी कितने नंबर मिलेंगे आपको, 2 नंबर संदर्भ पर और 5 नंबर हिंदी में अनुवाद। तो देखिए इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो चलिए हम अथवा वाला कर देते हैं, इसको हम नेक्स्ट टाइम बता देंगे। तो चलिए इसको कैसे लिखा जाएगा, तो पहले संदर्भ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अथवा लिखेंगे बच्चा, और इनका एक लाइन में क्या करेंगे, समरी दे देंगे। क्या दिया है, वज्र आदपि कठोराणी मृदुनी कुसुम आदपि लोकोत्तराणा चेतांसी को नु विज्ञातु महर्ति। यानी इसका क्या करना है, आपको संस्कृत में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताना है। तो पहले एक लाइन में इनका जो दिया था वो पैराग्राफ को जरूर लिख दीजिएगा, इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे संदर्भ में, कि प्रस्तुत श्लोक
हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से क्या क्या है उद्धृत है। समझ गए बच्चा, ये सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया। और इसका हिंदी में अनुवाद क्या करेंगे कि असाधारण पुरुष के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त हृदय को भला कौन जान सकता है। यानी ये 2 लाइन का जो दिया था कि असाधारण पुरुष के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त यानी हृदय को भला कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। यही है वज्रदपि कठोरामी मृदुलम कुसुम आदपि लोकोत्तारम चेतांसी को नु विज्ञातुम हरती, यानी कोई नहीं जान सकता है। इस तरह से बच्चा ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। देखिए बच्चा, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे या लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। यानी निम्नलिखित मुहावरे हैं जो या लोकोक्तियां हैं, उनमें से किसी एक का 4 दिया है, किसी एक का आपको लिखना है। बाकी आप अपने से भी जरूर करिएगा क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 9 क्या है, हम लिख रहे हैं उल्टी गंगा बहना। जो लोकोक्तियां में दिया है मुहावरा यानी उल्टी गंगा बहना, तो इसका पहले अर्थ लिखेंगे। तो अर्थ क्या है, नियम के विरुद्ध कार्य करना। होता है ना, गंगा जिस सीधा में बहती है, नहीं तो उल्टा चलेगी तो समझिए नियम के विरुद्ध चल रहा है। वाक्य प्रयोग क्या होगा कि मोहन का मित्र सदैव उसके हित की बात करता है। देखिए, मोहन का मित्र सदैव उसके हित की बात करता है, परंतु वह उसे अपना विरोधी बताकर हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। यानी जो भी काम अगर सीधा करने जा रहे हैं तो उसका वो क्या कर लेता है, उल्टा सोच लेता है। देखिए, अब आपका प्रश्न संख्या 10वां है कि अपठित गद्यांश पर आधारित क्या है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए बच्चा, ये भी आपका कितने नंबर के आते हैं तो देख रहे हैं 2, 2, 4, 1, 5 नंबर का ये भी अपठित गद्यांश आपका आता है। तो देखिए, इसको करने से पहले गद्य को 2-3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी हो पाएगा, इसका आंसर दे पाएंगे। क्या कर रहे हैं, 2 दिए रहेंगे, कोई एक करना है, तो कोई एक ही हम भी करेंगे कि जो अनगढ़ है, यानी क्या है, जो अनगढ़ है जिसमें कोई आकृति नहीं है, ऐसे पत्थर से जीवन को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही क्या होती है, संस्कृति है। वस्तुतः संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा द्वारा अपने प्रयत्न से मनुष्य प्राप्त करता है। संस्कृति का संबंध मुख्यतः मनुष्य की बुद्धि एवं स्वभाव आदि मनोवृत्तियों में है। संक्षेप में संस्कृति विशेषताओं का संबंध मनुष्य की मनोवृत्तियों से है और जीवन मूल्य भी इनसे संबद्ध रहते हैं। इसकी संस्कृति सामूहिक उल्लास की कलात्मक और मानवीय अभिव्यक्ति है। यह पैराग्राफ हो गया। और इसके जो है 3 तरह के 3 गो प्रश्न दिए हैं, तो तीनों को लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, अनगढ़ से क्या आशय है, यानी अनगढ़ से क्या आप समझते हैं उसको बताना है। तो देखिए बच्चा, लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 10, तो उसका जो पैराग्राफ करने जा रहे हैं उसको एक लाइन में उसकी समरी लिख दीजिएगा। जो अनगढ़ ... अभिव्यक्ति है। पहला पूछा था कि अनगढ़ से क्या समझते हैं, तो अनगढ़ का आशय उस वस्तु या पत्थर से है जिसमें कोई निश्चित आकृति या रूप नहीं होता, यही अनगढ़ होते हैं। यानी कोई उसकी साचा तैयार नहीं है तो उसी को क्या कहते हैं, अनगढ़ कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर संस्कृति को कैसे परिभाषित करेंगे, यानी इसको कैसे हम लोग संस्कृति को परिभाषित करेंगे। तो दिया है, संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जिन्हें मनुष्य शिक्षा और प्रयत्न से प्राप्त करता है। यह सामूहिक उल्लास की कलात्मक और मानवीय अभिव्यक्ति है। यानी संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जिन्हें मनुष्य शिक्षा और प्रयत्न से क्या करता है, प्राप्त करता है। यह सामूहिक उल्लास की कलात्मक और मानवीय अभिव्यक्ति है। इसके बाद है सामूहिक उल्लास के आशय को क्या करिए, स्पष्ट कीजिए। सामूहिक उल्लास क्या होते हैं, तो देखिए, सामूहिक उल्लास का आशय समूह या समाज के लोगों की एक साथ खुशी या उत्सव की भावना से है। यानी एक साथ क्या होते हैं, जब सभी लोग खुश हैं तो उसी को क्या कहते हैं, सामूहिक
उल्लास। इसके बाद देखिए बच्चा, दिया है आपका प्रश्न, एक प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। दोनों का है, तो दोनों का एक एक नंबर का आपको मिलते हैं। अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। क्या दिया है, मंदिर, मंदर, मंदिर, इसका क्या मतलब होता है, मंदर और मंदिर। तो एक तो मंदिर का मतलब होता है पर्वत, और दूसरा जो होता है पूजा घर। तो क्या हो जाएगा आपका ब वाला सही होगा, पर्वत और पूजा घर। और ये है मनुज और मनोज। मनुज का मतलब क्या होता है, मनुष्य, और मनोज का मतलब होता है कामदेव। तो क्या हो जाएंगे, 100 वाला सही है, मनुष्य और कामदेव। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, प्रश्न संख्या 11 लिखिएगा। पहला का उत्तर ब, पर्वत और पूजा घर, और उत्तर 100 मनुष्य और कामदेव, ये जरूर लिखिएगा। इसके बाद आप चलते हैं अगले, इसी के ख नंबर पर क्या दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 अर्थ लिखना है किसी एक का। 4 दिया, अक्षत दिया है, राग दिया है, पानी दिया है, मुद्रा दिया है। और आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो 2 नंबर मिलेंगे। यानी 2 शब्द पूछा है, 2 अर्थ लिखा है, तो दोनों को लिखना है। तो देखिए बच्चा, हम चारों का लिख दिए यहाँ पर ख पर कि अक्षत का मतलब क्या होता है, चावल या फिर अखंडित। राग का मतलब होता है प्रेम, संगीत की धुन। पानी का मतलब होता है जल और चमक। मुद्रा का मतलब होता है सिक्का एवं भाव भूमिका। ग नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का क्या कीजिए, चयन करके लिखिए। यानी किसी एक का क्या करना है, अपने वाक्यों में लिखना है। तो क्या दिख रहा है, रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला आपका क्या कहलाता है, तो सारथी होता है, या पथ प्रदर्शक होता है, या निर्देशक होता है, या फिर साक्षक होता है। तो क्या होगा, पथ प्रदर्शक होता है। और जो बूढ़ा न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। तो वही क्या करेंगे, ग, और ग का क्या लिखेंगे, जो सही था पथ प्रदर्शक, और दूसरा क्या है, अजर। ये हो गए। इसके बाद देखिए घ, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को क्या करिए, शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। क्या है, तुम मेरे से बात मत करो, घाव में दवा लगाओ, कृपया अनुग्रह की कृपा न करें, मैं कुशल पूर्वक हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई भी आपको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर चारों को हम बता दे रहे हैं। क्या है, तुम मेरे से बात मत करो, यानी तुम मुझसे बात मत करो। घाव में दवा लगाओ, घाव पर दवा लगाओ। कृपया अनुग्रह करने की कृपा करें, यानी कृपया अनुग्रह करें। और मैं कुशल पूर्वक है, यानी मैं सकुशल हूँ। ये आपका जब लिखेंगे तो आपका पूरा सही नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए बच्चा क्या दे रहा है, प्रश्न संख्या 12। 12 का क्या है, क नंबर। क्या कर रहा है, शांत रस अथवा करुण रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा भी लिखिए। कितने नंबर मिलेंगे, तो 2 नंबर। कोई एक करना है, शांत रस करिए या फिर करुण रस। तो चलिए देखते हैं इसको भी क्या लिखेंगे। प्रश्न संख्या 10 का क का जो हम लिखने जा रहे हैं कौन सा रस, उसका हेडिंग जरूर डालिएगा। तो क्या है, करुण रस। किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय में उत्पन्न क्षोभ या दुख को ही क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। देखिए किसी प्रिय वस्तु है या कोई व्यक्ति के आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय में जो क्षोभ या दुख को क्या कह देते हैं, उत्पन्न होती है, यानी उसी को क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो बच्चा शोक होता है। जैसे उदाहरण में क्या है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, एक तरह से एक भाव उत्पन्न हुआ। देखिए बच्चे, तो इससे क्या होता है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि जैसे भगवान राम जो है सीता के हरण के बाद जो रावण लेकर चला जाता है, तो उनके हृदय में कई तरह की क्या होती है, व्यथाएं होती रहती है, और सीता को चारों तरफ खोजते रहते हैं। तो वही पशु पक्षी नर मानव देवता
आकाश सबसे पूछते रहते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है। तो क्या होता है, इससे स्पष्ट होता है कि ये क्या है, कर्म रस है। देखिए बच्चा, अगला जो आपका संदेह अथवा भ्रांतिकाल अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। क्या लिखेंगे, संदेह अथवा भ्रांतिकार, कोई एक आपको करना है, संदेह करिए या फिर भ्रांति। तो क्या लिखेंगे, ख वाला लिखेंगे बच्चा, ठीक। इसमें है संदेह अलंकार, तो क्या लिखेंगे, किसी वस्तु में उसके सदृश अन्य वस्तुओं का संदेह हो, यानी किसी वस्तु में उसके सदृश यानी उसी के समान क्या हो जाए, अन्य वस्तुओं का क्या हो, संदेह हो, और सदृशता के कारण अनिश्चितता की क्या हो जाती है, मनोदशा हो जाती है, तब वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है, तो संदेह अलंकार हो जाता है। संदेह अलंकार हो जाता है, यानी किसी वस्तु में उसके सदृश अन्य वस्तुओं का संदेह हो और सदृशता के कारण अनिश्चितता की क्या हो जाए, मनोदशा हो, तब वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो संदेह अलंकार हो जाती है, यानी संदेह ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे में सारी बीच नारी है, क्या कर रहे हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए बच्चा, यहाँ पर संदेह हो गया है कि नारी को सारी कह रहा है या साड़ी को ही क्या कर दे रहा है, नारी कह दे रहा है, यानी क्या कर रहे हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कई तरह के क्या हो जा रहे हैं बच्चा, संदेह उत्पन्न हो जा रहे हैं, जिस कारण यह क्या है, संदेह अलंकार है। इसके बाद है बच्चा चौपाई अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। क्या कह रहा है, ग का चौपाई अथवा सोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले चौपाई, ग का कोई एक ही करना है, चौपाई कहिए या फिर सोठा कहिए, तो चौपाई को दे देते हैं। देखिए चौपाई में क्या होते हैं, चौपाई में क्या होते हैं, 4 चरण वाले इस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में कितनी होती है, 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ यानी 1 2 1 अथवा तगड़ यस यस आई नहीं होता। प्रथम तथा द्वितीय चरणों में तुक समान होते हैं, तुक समान पाए जाते हैं। जैसे शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेही बोलाई, सहित स्नेही जाही दो भाई। देखिए यहाँ पर है ना, पहले मात्राओं का गिनती कर लीजिएगा, सभी में 16 है तो सही है, नहीं तो गलत है। जैसे 1 1 2 2 2 4 4 2 6 1 7 7 2 9 1 10 10 10 2 12 4 16, यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई, तो 16। उसी तरह इसमें भी देखिएगा तो 16, इसमें भी क्या होंगे 16 और इसमें भी क्या हो जाएंगे 16 मात्राएं अगर आ गई सभी चारों चरण में, तो क्या होगा, वो चौपाई है और नहीं तो नहीं है। देखिए बच्चा, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। देखिए 13 नंबर वाला जो आता है प्रश्न संख्या, वो आपका 6 नंबर का आता है। क्या है, प्रार्थना पत्र लिखना होता है, यानी एक पत्र आता है। तो देखिए 2 तरह के दिए गए हैं। क्या है, छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। क्या कर रहा है कि छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिए बैंक के खाता प्रबंधक को एक पत्र लिखिए, या फिर लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। देखिए बच्चा, दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 13 छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र। ये हेडिंग जरूर करिएगा बच्चा, क्योंकि इसके बिना आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा आप क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श इंटर कॉलेज भदौरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश। विषय क्या रहेगा, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। इतना जरूर अपना एक जो होता है क्राइटेरिया फॉर्मेट होता है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, महोदया, या अगर लेडीज होगी, अगर फीमेल के लिए लिखेंगे तो महोदया, महोदय, महोदया या फिर महोदय। तो देखिए क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि, क्या है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ।
मेरे पिताजी एक सीमांत किसान हैं। इस साल फसल पैदावार अच्छी नहीं हुई है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। महोदय, मैंने पढ़ाई में सदैव अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। यानी जो जो अपनी जो समस्या होगी पहले उसको लिखेंगे, इसके बाद लास्ट में लिखेंगे क्या, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे, यानी निर्बंध रूप से क्या रहे, चलती रहे। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ये आपका जो है पूरा जो छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए बैंक शाखा प्रबंधन को पत्र लिखना था, तो ये पूरा लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे बच्चा, तो 6 नंबर। लास्ट में लिखिएगा धन्यवाद। इधर आपका दिनांक जो रहेगा वो लिखिएगा, दिनांक नहीं लिखा जाता है पेपर में, इसी तरह छोड़ दीजिएगा। आपका आज्ञाकारी जो होगा, नाम, कक्षा जो होगा वो लिख देंगे, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे बच्चा, 6 नंबर। अब चलते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न जो है 14वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में क्या करिए, निबंध लिखिए। देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। ये बच्चा 9 नंबर का टोटल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप लोग समय को एकदम बचाकर लास्ट में ही कीजिएगा, क्योंकि निबंध है तो कोशिश करिएगा कि 15 से 20 मिनट तक आपका समय इस पर है, 15 मिनट कम से कम, तभी ये आप निबंध पूरी तरह से लिख पाएंगे। तो देखिए इसमें कई तरह के हैं, जिसमें है वर्तमान युग में तकनीक एवं संचार माध्यमों का महत्व, या मेरे प्रिय साहित्यकार, या फिर कृषक जीवन की त्रासदी, या फिर राम राज्य, या फिर सांप्रदायिक सद्भाव। देखिए इनमें से किसी एक पर क्या करना है, आपको लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 14, जो आप लिखेंगे वो वाला नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, और उसको हेडिंग क्या है, मेरे प्रिय साहित्यकार। हम क्या लिख देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, ये भी क्या है, एक साहित्यकार थे। तो चलिए अब इनको देख लेते हैं। रूपरेखा, पहले लिखने से पहले कोई भी निबंध लिखिएगा पहले उसका रूपरेखा जरूर डालिएगा। रूपरेखा में पहला ही आता है प्रस्तावना या फिर परिचय। इसके बाद उनका जो जो चीज़ें आती हैं वो चलते जाएंगे कि आरंभिक जीवन परिचय, काव्यगत विशेषताएं, उपसंहार। देखिए कम से कम 4-5 हेडिंग आप लोग जरूर ऊपर जो लिखेंगे उसी को हेडिंग डालकर क्या करना है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए रूपरेखा के बाद चलते हैं अब परिचय पर, यानी प्रस्तावना। तो देखिए संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। देखिए संसार में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मेरे प्रिय साहित्यकार महाकवि तुलसीदास हैं। यद्यपि तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति भावना की प्रधानता है, परंतु इनका काव्य कई 100 वर्षों बाद भी भारतीय जनमानस में रचा बसा है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए तुलसीदास मेरे प्रिय कवि हैं। इसके बाद दूसरा जो हेडिंग डालेंगे कि आरंभिक जीवन परिचय, इनका जो प्रारंभ में इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 में बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके ब्राह्मण माता पिता ने इन्हें अशुभ मानकर जन्म लेने के बाद ही इनका क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। इस कारण इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। गुरु नर हरिदास ने इनको शिक्षा दी। इनका विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ। विवाह उपरांत उसकी एक कटु उक्ति सुनकर, यानी उसका एक कटु जो वक्ति होता है वो सुनकर इन्होंने राम भक्ति को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। यानी इन्होंने अपने राम भक्ति पर ही क्या किया, पूरा ध्यान लगा दिए। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 37 ग्रंथों की क्या की, रचना की, परंतु इनके 12 ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाते हैं। इस महान भक्त कवि का देव आसन संवत 1680 में हुआ। यानी ये क्या हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए कब, सन 1680 में। इसके बाद इनकी काव्यगत विशेषताएं लिखेंगे। जो चौथी आपकी हेडिंग होगी काव्यगत विशेषताएं। तुलसीदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब हिंदू समाज मुसलमान शासकों के अत्याचार से क्या था, आतंकित था। लोगों का नैतिक चरित्र गिर रहा था और लोग संस्कारहीन हो रहे थे। ऐसे में समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता थी, जिससे लोग उचित अनुचित का भेद समझकर सही आचरण कर सकें। यह भार तुलसीदास ने संभाला और रामचरितमानस नामक महान काव्य की क्या की,
रचना की। रामचरित के अतिरिक्त इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नहच्छू, बरवे, रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की क्या की थी, रचना भी की। परंतु इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार रामचरितमानस ही है। यानी इनका जो सबसे जो प्रसिद्ध हुआ वो क्या था, रामचरितमानस। इनके काव्य में सभी रसों को स्थान मिला है। इन्हें संस्कृत के साथ साथ राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, प्राकृत, अवधी, ब्रज, अरबी आदि भाषाओं का भी ज्ञान था, जिसका प्रभाव इनके काव्यों में प्रदर्शन है। ये इनकी क्या थी, काव्यगत विशेषताएं थी। इसके बाद लास्ट में हम लोग जरूर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चा, तो उपसंहार। देखिए कोई भी निबंध लिखिएगा लास्ट में उसका जो होगा पूरे शीर्षकों का उसमें एकदम निचोड़ लिख दीजिएगा। जैसे उपसंहार, तो तुलसीदास जी अपनी इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ही हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं। निसंदेह इनका काव्य महान है। तुलसी ने अपने युग और भविष्य, स्वदेश और विश्व, व्यक्ति और समाज सभी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री है। अतः ये मेरे प्रिय कवि हैं। अतः मैं इनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो देखिए बच्चा, ये जो आपका मॉडल पेपर था हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, बता दिया। अगला भी हम मॉडल पेपर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, मैंने बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब तो एकदम नज़दीक है, एकदम ख़त्म ही है। अब समझिए समय कहाँ है। तो अब क्या करेंगे, अगले मॉडल पेपर को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।